Hello students, this is Rahul Padhania and you are watching Being Biological. Today we are going to discuss the NCERT exercise solution for chapter 2 of class plus 2, that is sexual reproduction in flowering plants. So the first question is, name the parts of an angiospermic flower in which development of male and female gametophyte takes place. हमसे पूछा गया है एक फ्लावर में वो कौन से पार्ट हैं जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो हम सभी जानते हैं मेल गैमेटोफाइट इज द pollen grain and it develops inside pollen sac of the anther, and female gametophyte it is embryo sac. The development of embryo sac takes place inside nucellus. This is nucellus of ovule from functional megaspore. As you know, the commonly development of female gametophyte is monosporic type, in which only single megaspore develops into a female gametophyte. So the development of male gametophyte takes place inside pollen sac and development of female gametophyte takes place inside nucellus of ovule from functional megaspore. The second question is, differentiate between microsporogenesis and megasporogenesis. हमें पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. नेक्स्ट पार्ट है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स. इन इवेंट्स में कौन सा सेल डिवीजन होता है, क्या माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा. नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स. इन दो इवेंट के एंड में कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा. तो एज द नेम सेज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी यहाँ पे पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा या माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा. मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर का डेवलपमेंट यानी ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा. तो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डाइप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल. जो डाइप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा उससे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेगा. और मेगास्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डाइप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल. सेकेंड इज अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड इज कॉमनली टेट्राहेड्रल. जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड का, चार माइक्रोस्कोप जहां लास्ट में बनते हैं, उसका अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल. लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस में लीनियर होता है, एक ही लाइन में सारे मेगास्पोर लगे रहते हैं. थर्ड डिफरेंस है ऑल द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ ए स्पोर टेट्राड आर फंक्शनल. सभी चारों के चारों पोलन ग्रेन से माइक्रोस्पोर फंक्शनल होते हैं, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस में एक सिंगल मेगास्पोर ही फंक्शनल होगा, बाकी 3 डीजेनरेट कर जाते हैं. फोर्थ डिफरेंस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम. पोलन सैक के अंदर ये डेवलपमेंट होती है और मेगास्पोरोजेनेसिस ओव्यूल के अंदर होता है. तो ये 4 डिफरेंस थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में. अब कौन सा सेल डिवीजन होता है इन दोनों इवेंट्स में, वो होता है मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन. तभी तो वहाँ डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रहे हैं. और इन इवेंट्स के एंड में कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनता है और मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर या ओव्यूल बनता है. क्वेश्चन थर्ड, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस. हमें सीक्वेंस पूछा गया है डेवलपमेंट का, तो इसमें जो सही आंसर है उसी को लिखा गया है यहाँ पे. पहले स्पोरोजेनस टिश्यू से पोलन मदर सेल बनता है जिसको हम कहते हैं पीएमसी. उससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा जो मियोसिस से बनता है, यहाँ पे मियोसिस होगा बीच में, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है. और माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 पोलन ग्रेन होते हैं और पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट बनते हैं. ये आपने पढ़ रखा है अपने नोट्स में. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज विद ए नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल. तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमें दिया गया है यहाँ पे. हमने अगर क्वेश्चन 5 नंबर में पूछते हैं तो आपको डायग्राम भी बनाना है. अगर सिंपल 3 नंबर में क्वेश्चन है तो आपको हर एक पार्ट को एक्सप्लेन कर देना है बस. अगर डायग्राम पूछा है अकेला तो डायग्राम बना देंगे. यहाँ पे डायग्राम पूछा हुआ है, अगर 3 नंबर में पूछा है तो डायग्राम बना दें अकेला. तो ओव्यूल यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल यानी इन्वर्टेड ओव्यूल दिया गया है. इसके पार्ट्स की बात करें तो पहला है फनिकुलस. जो ये पार्ट है इसे कहते हैं फनिकुलस, जो ओव्यूल को प्लासेंटा से अटैच करवाता है. नेक्स्ट पूछा गया हाइलम. हाइलम ये वाला पोर्शन होता है
ये वाला, यानी ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ओव्यूल और फनिकुलस के बीच में। नेक्स्ट है इंटुगमेंट्स, ये वाले जो आपको दिए गए हैं ये दो लेयर्स, इनको बोलते हैं इंटुगमेंट्स, और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है माइक्रोपाइल, जो ये पोर लाइक स्ट्रक्चर है माइक्रोपाइल, यहीं से पॉलन ट्यूब एंटर करती है कॉमनली, ठीक है, और यही सोर्स है माइक्रोपाइल। बाद में जब सीड बन जाता है तो ऑक्सीजन और वाटर को भी एम्ब्रियो तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है न्यूसलस, जो एम्ब्रियो सैक के अराउंड वाला ये लेयर है, इसको कहते हैं न्यूसलस, और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। नेक्स्ट है चेलेजा, ये वाला पोर्शन जो है इसको कहते हैं चेलेजा, और यहीं से इंटुगमेंट्स निकलते हैं, यहीं से डेवलपमेंट ऑफ इंटुगमेंट शुरू होता है। नेक्स्ट है एम्ब्रियो सैक, दिस इज एम्ब्रियो सैक विच हैव फीमेल गैमीट, इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, इसमें फीमेल गैमीट होती है, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो यहीं पे एंडोस्पर्म भी बनेगा और जाइगोट भी बनता है। ये एम्ब्रियो सैक होता क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसमें फीमेल गैमीट होती है। तो ये था स्ट्रक्चर हमारे एम्ब्रियो सैक का। नेक्स्ट है व्हाट इज मींट बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। हमसे पूछा गया है फीमेल गैमेटोफाइट का मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है। हमने देखा था कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होता है। वैसे जो मेगास्पोर मदर सेल है वो 4 मेगास्पोर बनाता है, लेकिन 4 में से 3 डीजनरेट कर जाते हैं, ओनली सिंगल ही फंक्शनल होता है। तो ऐसा एम्ब्रियो सैक है फीमेल गैमेटोफाइट जो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप करेगा, उसे बोलेंगे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन इज विद a neat diagram explain the 7-celled 8 nucleate nature of the female gametophyte। हमसे फीमेल गैमेटोफाइट को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। हम सभी जानते हैं एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, एम्ब्रियो सैक को कहते हैं, एंड दैट इज 7-celled 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात करें हमें जो यहाँ दिया गया है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, यहाँ पे 7-celled 8 न्यूक्लिएट, हम 7 सेल को काउंट करेंगे तो 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंटीपोडल सेल हैं, यहाँ पे 4 5 2 सिनर्गिड हैं, 6 एक एग सेल है, और 7 दिस इज सेंट्रल सेल, दिस इज सेंट्रल लार्ज सेल। तो 7 सेल हुए। अब 8 न्यूक्लियस कहाँ पे हैं, 1 2 एंड 3 न्यूक्लियाई ऑफ 3 एंटीपोडल्स, 2 न्यूक्लियाई ऑफ 2 सिनर्गिड्स, 1 न्यूक्लियाई ऑफ एग सेल एंड 2 न्यूक्लियाई ऑफ ए सेंट्रल सेल। तो 3 3 6 और 2 8 न्यूक्लियाई यहाँ पे हो गए। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें 7-celled 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर में, क्योंकि सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं तो 7 सेल हुए और 8 न्यूक्लियाई हो जाते हैं। इसकी ये डिस्क्रिप्शन आप नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। नेक्स्ट इज व्हाट आर कास्मोगैमस फ्लावर्स, कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब जो कास्मोगैमस फ्लावर हैं क्या होते हैं, ये एक्सपोज्ड फ्लावर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो अगर ये फीमेल पार्ट है पिस्टिल और ये है स्टेमन, तो जो कास्मोगैमस फ्लावर होंगे वहाँ पे जो पेटल्स हैं और सेपल हैं इस तरह होंगी, मतलब हमारे जो मेल और फीमेल पार्ट एक्सपोज रहेंगे आउटर वर्ल्ड के लिए। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैं उसका अगर डायग्राम बनाऊं मैं, अगर ये उसका फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, तो उसके जो पेटल होंगे वो इस एरिया को, मेल और फीमेल पार्ट को एक्सपोज नहीं होने देंगे, ये बंद रहेगा, यानी ये क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। अब जो क्लोज्ड फ्लावर हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्योंकि ये क्लोज ही रहते हैं तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर के पॉलन ग्रेन अंदर नहीं आ सकते। तो डेफिनेशन, कास्मोगैमस फ्लावर दीज आर ओपन फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड स्टेमन एंड स्टिग्मा। ये एक्सपोज्ड फ्लावर हैं जिनके जो मेल एंड फीमेल पार्ट हैं वो एक्सपोज रहते हैं। क्लिस्टोगैमस में ये क्लोज्ड फ्लावर हैं जो कभी ओपन नहीं होता, इस केस में क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल
नहीं है। 8th क्वेश्चन देखेंगे, मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए कोई 2 स्ट्रेटजीज बताइए जो फ्लावर में इवॉल्व होती हैं। तो इसमें नंबर 1 है डाइक्लिनी, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनेंगे, यानी किसी फ्लावर में या तो फीमेल पार्ट होगा या मेल पार्ट होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इस केस में क्या होगा, इन पॉलन ग्रेन्स को किसी दूसरे फ्लावर पे जाके ही पॉलिनेशन करना पड़ेगा, और जो फीमेल पार्ट है इसे किसी दूसरे फ्लावर से ही पॉलन ग्रेन लेने पड़ेंगे। तो इससे हमारा जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो इंश्योर हो जाता है। डाइकोगैमी, यानी जो मेल और फीमेल पार्ट है, मान लिया आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होगा, तो उस केस में भी ये मान लिया फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया और एंथर मैच्योर नहीं है, तो पॉलन ग्रेन्स कहीं और से आके इसको फर्टिलाइज कर देंगे। अगर मान लिया ये मेल मैच्योर हो गया, फीमेल मैच्योर नहीं है, तो मेल किसी और को पॉलिनेट कर देगा। तो इस केस में भी क्रॉस पॉलिनेशन इंश्योर हो जाता है। सेल्फ स्टरलिटी क्या होती है, जो अपने पॉलन ग्रेन है, मान लिया एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों ही एक साथ मैच्योर हो गए, तो पॉलन ग्रेन जो यहाँ से यहाँ गिरेंगे वो इसके ऊपर जर्मिनेट नहीं कर सकते। इसे कहते हैं सेल्फ स्टरलिटी, यानी अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ 2-3 टेक्निक्स थी जिससे एक फ्लावर इंश्योर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज? अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? एक जेनेटिक मैकेनिज्म है एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। अब जेनेटिक मैकेनिज्म काम करता है एस जीन्स के बेस पे। ये मल्टी एलिक जीन होता है एस जीन। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, अब दोनों की जेनेटिक सेम होगी, मेल की भी जो यहाँ पॉलन ग्रेन आएंगे इसकी जेनेटिक सेम होगी, इस स्टिग्मा की जेनेटिक सेम होगी। अगर यहाँ S1 जीन प्रेजेंट है, यहाँ इसका सरफेस के ऊपर भी S1 जीन होगा, तो दोनों मैच कर जाएंगे, तो यहाँ पे इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को एस जीन इंश्योर करता है कि हमारा अपना पॉलन ग्रेन अपने स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट ना कर पाए। इससे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर डेफिनेशन देखें, इट इज जेनेटिक mechanism in angiosperms that prevents self-pollination. It develops genetic incompatibility between individuals of same species, यानी एक species के आपस में incompatible हो जाएंगे। The genes of self-incompatibility are called S genes. S genes की help से incompatibility होती है। If a similar S gene is present in both the pollen grains and stigma, the pollen grain doesn't form functional pollen tube. हमने वही कहा कि अगर दोनों में एस जीन सेम होगा, एलील सेम होगा, तो वो पोलन ग्रेन वहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक? हाउ इज इट यूजफुल इन ए प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम? अब बैगिंग जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, बैगिंग बैग। मान लिया हमारे पास एक फ्लावर है, ये फीमेल पार्ट है उसका, ये मेल पार्ट है। हम क्या करेंगे, इसका इमैस्कुलेशन कर देंगे, यानी एंथर को मैच्योर होने से पहले कट कर देंगे। फिर इस फ्लावर को जहाँ पे एंथर कट हो चुके हैं, हम एक बैग से बटर पेपर से ढक देंगे, ताकि बाहर के पॉलन ग्रेन इसको फर्टिलाइज ना कर पाएँ। इससे क्या हो जाएगा, हम अपनी मर्जी के पॉलन ग्रेन से, जो हमें चाहिए हाइब्रिड बनाने के लिए, जब ये मैच्योर हो जाएगा तब अब बैग को हटा के इसकी डस्टिंग करवा देंगे। तो बैगिंग टेक्निक क्या है? The method of artificial hybridization, which includes wrapping of emasculated flowers to prevent pollination by unwanted pollen grains. वही बात हमने की कि जो फीमेल पार्ट है उसका जो मेल है, इसको हम कट कर देंगे, इसे कहेंगे इमैस्कुलेशन, और फिर इसको हम एक बटर पेपर से ढक देंगे। कब तक? जब तक ये मैच्योर ना हो जाए। इससे क्या होगा, जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स हैं इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो हम अपने डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स को हम पॉलिनेट करवा देंगे, जिससे जो सीड बनेंगे वो हमारे डिज़ायर्ड सीड होंगे। प्लांट ब्रीडिंग में इसका क्या यूज़ होता है?
बैगिंग एंश्योर्स दैट pollen grains ऑफ ओनली डिजायर्ड प्लांट्स आर यूज टू हाइब्रिडाइजेशन, हमारे ओनली डिजायर्ड pollen grains ही उस फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज, एम्ब्रियो सैक को फर्टिलाइज कर सकें। बैगिंग प्रिवेंट्स पॉलिनेशन बाय अनवांटेड pollen grains, जो हमारे अनवांटेड pollen grains हैं जिनका हमें पॉलिनेशन नहीं चाहिए, उनको रोकते हैं हमारे एग को फर्टिलाइज करने से। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, जैसे नेम से ही क्लियर है, फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, 1 न्यूक्लियाई इज मेल गैमीट न्यूक्लियाई एंड 2 अदर फ्रॉम 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ पे बनता है हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो ट्राइप्लॉइड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा एम्ब्रियो सैक में यहाँ होते हैं 2 सिनर्गिड्स, एक एग सेल, 3 एंटीपोडल्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई। पोलन ट्यूब आती है एक सिनर्गिड के थ्रू, 2 मेल गैमेट्स को यहाँ पर रिलीज कर देती है। एक मेल गैमेट तो एग को फर्टिलाइज करेगा जिसे कहते हैं सिनगैमी, जहाँ से जाइगोट बनता है, और एक मेल गैमेट इन 2 पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो यहाँ 3 न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, तो इसको कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको हम, ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बाद में एंडोस्पर्म बनाता है, तो इसे कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। इट टेक्स प्लेस इनसाइड सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के ये सेंट्रल सेल में होता है जहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। हाउ डज इट टेक प्लेस, pollen grain germinate on stigma and form pollen tube, वही कहानी सारी हमने जो आपको बताई, इसको यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में लिखने के लिए। न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन, 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल के इन्वॉल्व होंगे और एक मेल गैमीट का न्यूक्लियाई जो पोलन ट्यूब लेके आएगी। वाई डू यू थिंक जाइगोट इज डोरमेंट फॉर सम टाइम इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, हमसे पूछा गया कि जाइगोट कुछ टाइम के लिए डोरमेंट यानी ग्रोथ नहीं करता है फर्टिलाइज ओव्यूल के अंदर, तो होता क्या है उस टाइम। मान लिया हम फिर से देखेंगे डायग्राम, ये एम्ब्रियो सैक है, 2 सिनर्गिड्स, एक एग सेल, 3 एंटीपोडल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब जो मेल पोलन ट्यूब लेके आई 2 मेल गैमीट्स, जब इसने एग को फर्टिलाइज कर दिया तो यहाँ बन जाता है जाइगोट बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगी जहाँ से बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनने में थोड़ा टाइम लगता है। एंडोस्पर्म क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो न्यूट्रिशन देता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो जब तक ये एंडोस्पर्म यहाँ नहीं बनेगा तब तक इस जाइगोट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जैसे ही एंडोस्पर्म बन जाता है जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसीलिए जाइगोट है कुछ टाइम तक डोरमेंट रहता है और ये वेट करता है एंडोस्पर्म बनने का। द जाइगोट रिमेन्स डोरमेंट फॉर सम टाइम एंड वेट्स फॉर द एंडोस्पर्म टू फॉर्म, ये एंडोस्पर्म बनने का वेट करता है, क्योंकि अगर ये पहले डेवलपमेंट करना शुरू कर गया तो उसे फूड तो मिलेगा नहीं, तो बिना फूड के ये डेवलप कर भी नहीं सकता है। तो पहले फूड बनेगा जो है एंडोस्पर्म, जो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से ट्रिपल फ्यूजन के बाद। जब एंडोस्पर्म बन जाएगा तो हमारा जाइगोट भी डेवलप करना शुरू कर जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल जैसे कि वर्ड बता रहा है हाइपो, लोअर पार्ट फ्रॉम कोटिलेडनरी नोड टू द रेडिकल। अगर हमने डायग्राम बनाया ऐसे सिंपल सा स्कीमेटिक डायग्राम ही है ये। अगर इसको एम्ब्रियो बोला, इसको हमने कहा प्लीम्यूल और ये है रेडिकल। तो हाइपोकोटाइल क्या होगा, रेडिकल से लेके कोटिलेडनरी नोड तक जहाँ से कोटिलेडन जुड़ा हुआ है उस पोर्शन कहते हैं हम हाइपोकोटाइल। और प्लीम्यूल से लेकर नोड तक का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं हम एपिकोटाइल। तो इसके बारे में देखेंगे हम। पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन कोटिलेडनरी नोड एंड रेडिकल, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन नोड एंड द प्लीम्यूल। नेक्स्ट है द टर्मिनल एंड ऑफ हाइपोकोटाइल इज रेडिकल। हाइपोकोटाइल का लास्ट एंड क्या होता है, रेडिकल होता है, और एपिकोटाइल का लास्ट एंड क्या होता है, प्लीम्यूल होता है।
व्हेन हाइपोकोटाइल ग्रोज, यहाँ एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन पूछी गई बताई गई है। मतलब हाइपोकोटाइल जब ग्रो करता है, फॉर एग्जांपल अगर ये ज़मीन है, यहाँ हमने अपना सीड रख दिया है, अगर हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा तो कोटलेडन कहाँ पहुँच जाएंगे, ज़मीन के ऊपर आ जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है ना, तो इसे कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन, यानी ज़मीन के ऊपर। लेकिन अगर एपीकोटाइल ग्रो करेगा, फॉर एग्जांपल ऐसे ज़मीन यहाँ है, एपीकोटाइल ग्रो करे क्या होगा, फोर्स लगेगी नीचे को, तो हमारा जो सीड है या कोटलेडन है वो ज़मीन के नीचे रहेंगे, इसे कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो हमने 3 डिफरेंस देखे। हाइपोकोटाइल क्या है, ये पार्ट है रेडिकल से लेके नोड तक का। एपिकोटाइल क्या है, ये पार्ट है प्लीम्यूल से लेके नोड तक का। हाइपोकोटाइल का टर्मिनल पार्ट होता है रेडिकल, एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट होता है प्लीम्यूल। एपिकोटाइल जब ग्रो करता है तो एपिजियल जर्मिनेशन होती है, एपिकोटाइल जब ग्रो करता है तो हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे हम कोलियोटाइल एंड कोलियोराइजा में। हमने देखा था जो मोनोकॉट सीड था, इस तरह से मोनोकॉट सीड था, यहाँ पे इसका यहाँ पे इसका एंडोस्पर्म था और ये एलुरोन लेयर थी। यहाँ पे इस तरह से 2 शथ लाइक स्ट्रक्चर थे, इसे हम कोलियोराइजा कहते थे, और एक कोलियोप्टाइल था, ये प्लीम्यूल के अराउंड था और ये रेडिकल के अराउंड था। तो कोलियोप्टाइल क्या होता है, ये प्लीम्यूल को कवर करके रखता है, और जो कोलियोराइजा है ये रेडिकल को कवर करके रखता है। और जो कोलियोप्टाइल है ये प्लीम्यूल को, जब इसको बाहर निकलना है ज़मीन के, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। कोलियोराइजा क्योंकि ज़मीन से बाहर रेडिकल निकलता नहीं है तो इसको कोई प्रोटेक्शन का काम नहीं है, ओनली एम्ब्रॉयनिक स्टेट में प्रोटेक्शन का काम करता है। नोट डाउन आप यहाँ से करते रहेंगे, मैं ओनली आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। जो कोलियोप्टाइल है जर्मिनेशन के टाइम में ग्रीन कलर का हो जाता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन जो कोलियोराइजा है ये ग्रीन नहीं होता और इस ज़मीन के बाहर भी नहीं निकलता। नेक्स्ट है इंटीगुमेंट एंड टेस्टा के बीच में डिफरेंस। अब इंटीगुमेंट कहाँ होता है, ओव्यूल, इस तरह से हमने ओव्यूल बनाया था, ओव्यूल के जो बाहर के 2 लेयर थे इसे हमने कहा था इंटीगुमेंट, यानी ये ओव्यूल का पार्ट है। टेस्टा किसका पार्ट होता है, जब ओव्यूल से सीड बन जाएगा तो इंटीगुमेंट हार्ड हो जाते हैं और बनाते हैं टेस्टा, तो ये सीड का पार्ट होता है टेस्टा। तो देखेंगे डिफरेंस, इंटीगुमेंट इट इज आउटर कवरिंग ऑफ ओव्यूल एंड टेस्टा इट इज आउटर कवरिंग ऑफ सीड। इंटीगुमेंट थिन होते हैं, टेस्टा थिक होता है। इंटीगुमेंट 1 और 2 हो सकते हैं, 3 भी होते हैं बहुत रेयरली, टेस्टा सिंगल लेयर्ड ही होता है। इंटीगुमेंट लिविंग है, टेस्टा डेड हो चुका होता है। और इंटीगुमेंट कब है, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद इंटीगुमेंट क्या बनाते हैं, टेस्टा बनाते हैं, यानी ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो डिफरेंस था इंटीगुमेंट और टेस्टा के बीच में। पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प की बात करें, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प, तो पेरिस्पर्म क्या था, ये न्यूक्लियस, जो बचा हुआ न्यूक्लियस होता है सीड में, उसे कहते हैं पेरिस्पर्म। लेकिन पेरिकार्प क्या है, ये फ्रूट का आउटर कवरिंग होता है, ओवरी वॉल से बनता है ये, यानी पेरिस्पर्म सीड का पार्ट है, पेरिकार्प फ्रूट का पार्ट होता है। इट इज अनयूज्ड न्यूक्लियस इन द सीड एंड इट इज कवरिंग अ फ्रूट formed from ovary wall. It is part of seed, it is part of fruit. पेरिस्पर्म मेनली ड्राई ही होता है, यूज अप हो जाता है, ड्राई हो जाता है। पेरिकार्प फ्लैशी भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। अगर फ्लैशी होगा तो फ्लैशी फ्रूट बनेंगे जैसे मैंगो गुआवा, ड्राई होगा तो ड्राई फ्रूट बनेंगे जैसे आमंड वगैरह। पेरिस्पर्म सीड्स में ही होता है, पेरिकार्प फ्रूट में होता है सभी में, क्योंकि पेरिस्पर्म कुछ सीड में ही होगा, सभी सीड में नहीं होता पेरिस्पर्म भी, लेकिन पेरिकार्प हर फ्रूट में होगा, हर किसी फ्रूट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, वाई इज एप्पल कॉल्ड ए फॉल्स फ्रूट, विच पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट। अब फॉल्स फ्रूट हमने देखा था अपने नोट्स में कि फॉल्स और ट्रू फ्रूट क्या होते हैं। ट्रू फ्रूट वो होता है जो कम्प्लीटली ओवरी से बनता है, जैसे मान लिया हमारे पास ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, जो ओवरी से बनेगा कम्प्लीटली, उसे कहेंगे ट्रू फ्रूट।
लेकिन ओवरी के एसेसरी पार्ट यानी थैलेमस या किसी और पार्ट को मिला के कोई फ्रूट बनता है, इसको कहते हैं हम फॉल्स फ्रूट। तो एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है क्योंकि एप्पल ओवरी प्लस थैलेमस से बनता है। Fruits derived from the ovary and other accessory floral parts are called false fruits. Apple is called false fruit because in apple, thalamus grows to form fleshy edible part of the fruit. Hence, it is called a false fruit. यानी एप्पल में ओवरी के अलावा इसका जो थैलेमस है वो भी फ्रूट बनाने में हेल्प करता है। हमसे नेक्स्ट पूछा गया इसका पार्ट कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट। फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट बनाता है, तो ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती है या बिना फर्टिलाइजेशन के बनाएगी तो उसे कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। लेकिन फ्रूट मेनली कहाँ से बनता है, ओवरी से ही बनता है। राइपन्ड ओवरी को हम फ्रूट कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय एमैस्कुलेशन, व्हेन एंड व्हाई डज ए प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक। हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में एमैस्कुलेशन क्या होता है। मान लीजिए ये फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का, तो जब हम एंथर को कट कर देंगे इसके मैच्योर होने से पहले ही या डिहाइस होने से पहले ही, उसे कहते हैं हम इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेट कर देना। रिमूवल ऑफ एंथर्स बिफोर दे डिहाइसिस यूजिंग 4 स्टेप्स इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। और इमैस्कुलेशन का यूज क्या है, इमैस्कुलेशन is performed by plant breeders in bisexual flowers to obtain the desired variety of plant by crossing a particular plant with the desired pollen grains. अब bisexual flower में क्या है, bisexual flower में चांसेस रहते हैं कि जो अपना ही pollen grain है वो अपने एम्ब्रायस सैक में एग को फर्टिलाइज कर सकता है, तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे डिजायर्ड pollen grain से ही, हमारे डिजायर्ड पॉलन ग्रेन से ही ये फर्टिलाइज हो, तो उस केस में क्या होगा, हम एंथर्स को रिमूव कर देंगे, फिर अपने पॉलन ग्रेन से इसकी डस्टिंग करवाएंगे ताकि हमारे जो सीड आए वो हमारे डिजायर्ड सीड हों। तो उस केस में इमैस्कुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, इफ वन कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंस विच फ्रूट्स वुड यू कलेक्ट टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी एंड वाई। हमसे पूछा गया है अगर हम पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकें ग्रोथ हार्मोन को अप्लाई करने से, तो कौन से फ्रूट को आप पार्थिनोकार्पिक बनाना चाहेंगे। तो पहले जानेंगे पार्थिनोकार्पी क्या होती है। जब फ्रूट डेवलप हो जाए, कार्प यानी फ्रूट, फ्रूट डेवलप हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, जब एग के बिना फर्टिलाइजेशन से ही फ्रूट डेवलप हो जाए, उसे कहते हैं पार्थिनोकार्पी। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रूट्स विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन। यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ओव्यूल का, तो वहाँ पे सीड नहीं बनेगा, तो उस केस में जो फ्रूट बनेंगे कैसे होंगे, सीडलेस फ्रूट होंगे। हमसे पूछा गया कौन से फ्रूट आप पार्थिनोकार्पिकली बनाना चाहेंगे, तो ऐसे फ्रूट जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है, जैसे मैंगो हो गया, ठीक है, जिनमें बहुत बड़े सीड होते हैं, या गुआवा हो गया जिनमें सीड ज़्यादा होते हैं। हम ऐसे फ्रूट जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा, जिनसे ज़्यादा पैसा मिल सकता है, उनकी वैल्यू को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि सीड होगा तो लोग उसका वेट कम, सीड का वेट ज़्यादा होता है, फ्रूट का वेट कम हो जाता है, और सीड एक तरह से एनोइंग होते हैं उसके अंदर। तो हम ऐसे फ्रूट जिनकी वैल्यू ज़्यादा है उनको सीडलेस बना के उनकी वैल्यू और बढ़ा देंगे। We would select the fruits for parthenogenesis which are of high economic value, such as orange, lemon, guava, and grapes. The seedless variety formed after parthenocarpy of these fruits would be of higher economic value. इनकी economic value और बढ़ जाएगी। Next है explain the role of tapetum in the formation of pollen grain wall. अब tapetum क्या होती है, आपने देखा था जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जो स्पोरेंजियम होता है इस तरह से यहाँ पे, तो इसकी 4 वॉल्स थी। बाहर था एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स और फिर टेपेटम। जो इनर मोस्ट लेयर है हमारी पोलन सैक के बिल्कुल बाहर वाली लेयर, उसे कहते हैं हम टेपेटम। और इसका रोल क्या है पोलन ग्रेन की वॉल बनाने में, क्योंकि टेपेटम यूबिस्ट ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करता है और यही ग्रेन्यूल्स स्पोरोपोलिन प्रोड्यूस करते हैं एग्जाइन बनाने के लिए। हम सभी जानते हैं जो पोलन ग्रेन की वॉल थी उसमें 2 लेयर्स होती हैं, बाहर एक्साइन और अंदर इंटाइन। एक्साइन
बनती है स्पोरोपोलिन से, और ये सबसे टफ ऑर्गेनिक मैटर है पूरे यूनिवर्स का। तो स्पोरोपोलिन कौन प्रोड्यूस करता है? यूबिस्ट ग्रेन्यूल्स, और इन ग्रेन्यूल्स को कौन बनाता है? टैपेटम ही बनाता है। और टैपेटम इसके अलावा लिपिड एंड कैटोनॉइड्स भी प्रोड्यूस करती है पोलन किट के लिए। अब ये पोलन किट क्या होती है? जो भी इंसेक्ट पोलिनेटेड हमारे फ्लावर्स होंगे, तो उस केस में पोलन ग्रेन्स के ऊपर एक ऑयली लेयर रहती है ताकि वो पोलन ग्रेन स्टिक कर सकें उन इंसेक्ट से वो स्टिक कर सकें ईजिली। तो उन पोलन ग्रेन के बाहर ऑयल लेयर होगी जो बनते हैं लिपिड और कैटोनॉइड से, और उसे कौन प्रोड्यूस करता है? टैपेटम ही प्रोड्यूस करता है। ये हेल्प करता है इन पोलन ग्रेन्स को इन इंसेक्ट से स्टिक करने में ताकि ये नेक्स्ट जगह पे ट्रांसफ़र हो सकें। नेक्स्ट है व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। एपो यानी विदाउट, मिक्सिस यानी मिक्सिंग। जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज नहीं करते हैं उस केस में रिप्रोडक्शन को कहते हैं हम एपोमिक्सिस। इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट थ्रू गैमेटिक फ्यूजन, यानी गैमेट यहाँ फ्यूज नहीं कर रहे हैं। इट इज मैकेनिज्म ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग विदाउट इन्वॉल्विंग प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड सिनगैमी। यहाँ पे सीड बनेंगे लेकिन मियोसिस और सिनगैमी के बगैर बनेंगे। एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस क्या है? अब जब हम हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं तो हाइब्रिड सीड्स में उनका जो हाइब्रिड कैरेक्टर है वो जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर मियोसिस होगा तो आपके जो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर वो हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए कि मियोसिस ना हो, और एपोमिक्सिस आप जानते हैं इसमें मियोसिस सिनगैमी वगैरह नहीं होता है। तो इससे हाइब्रिड सीड का जो हाइब्रिड कैरेक्टर है वो जनरेशन टू जनरेशन बना रहता है। इससे हमें काफ़ी पैसे की बचत हो जाती है, और ये सीड को प्रोड्यूस करने का काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी है। स्क्रीन से आप साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपको रिवीजन के लिए इजी हो। It plays an important role in hybrid seed for production. The production of hybrid seed is very expensive and it is very difficult to maintain hybrid characters of seeds as characters segregate during meiosis. Meiosis के टाइम characters बढ़ जाते हैं। तो apomixis prevents the loss of specific characters in the hybrid, क्योंकि यहाँ पे meiosis नहीं होता है। तो ये थी NCERT एक्सरसाइज चैप्टर 2 की। होप आपको समझ आ गई होगी। अपनी कॉपी में इन सभी नोट्स को नोट करते जाएं, पॉज करते करते, ताकि रिवीजन में आपके लिए इजी हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम चैप्टर 3। तो होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी तरह घर बैठ के पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।